हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम लोग फिर से आ गए हैं और आज हम लोग मनी के चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे और पूरे कॉन्सेप्ट को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या क्या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इससे अराइज हो सकते हैं या जो जो भी इम्पोर्टेंट इसमें जो भी कॉन्सेप्ट हैं उन सब सारे कॉन्सेप्ट्स को एक एक कर पढ़ेंगे। हमने बहुत सारा वीडियो है वो सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड सारा डाल रखा है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं इकोनॉमिक्स के, तो वहाँ पर आप लोगों को दिख जाएगा। ठीक है, बिजनेस स्टडीज़ के भी बहुत सारे चैप्टर्स मैं अभी तक बना चुका हूँ, तो वो सब सारे प्रॉपर नोट्स के थ्रू मैंने पढ़ाया है। ठीक है, और अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए होगा तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा और साथ ही साथ दिख रहा होगा कि स्काइनॉमिक्स एकेडमी हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है। क्लियर? तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या पूरे, क्योंकि पूरे मैं मतलब 30 मिनट के अंदर मैं पूरा मनी चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान लगा के लास्ट तक जरूर वीडियो देखिएगा, क्योंकि लास्ट में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं डिस्कस किया हूं मैं। ठीक है, अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि मीनिंग एंड इवैल्यूएशन, जो इवोल्यूशन ऑफ मनी, कि मनी का मीनिंग क्या है और वो इवॉल्व कैसे हुआ। इवॉल्व का मतलब किस तरीके से आज के ज़माने में आज हम लोग जो मनी यूज़ कर रहे हैं, क्या सच में पहले भी यही मनी का इस्तेमाल होता था, क्या वो नोट्स और कॉइन्स के इस्तेमाल होते थे, उन सब सारे कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। फॉर्म्स ऑफ मनी, कितने तरीके के मनी होते हैं, और लास्टली पढ़ेंगे सप्लाई ऑफ मनी, कि सप्लाई ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट क्या है और साथ ही साथ उसके मेजरमेंट्स में बहुत सारा मेजरमेंट है, लेकिन M1 आप लोगों के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है अगर सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। ठीक है, तो आप लोग ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ से जो मेन कॉन्सेप्ट है उनको हम लोग देखेंगे। तो चलिए बिना कोई देरी किए स्टार्ट करते हैं पहले स्लाइड से। तो पहले स्लाइड में क्या बताया गया है उन सब सारे कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं। देखो, तो पहले स्लाइड में हमारे पास है मीनिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ मनी, कि किस तरीके से मनी का इवोल्यूशन हुआ था। अब जैसे आप देख रहे हैं कि सबसे पहले जो हमारे पास था वो बार्टर सिस्टम था। क्या था? बार्टर सिस्टम था। इन ओल्डन डेज द गुड्स वर एक्सचेंज फॉर द गुड्स। क्या होता था? ओल्डन डेज में गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज किया जाता था। जैसे देखिए, ये ए इंसान है, ये बी इंसान है, इसको कुछ चाहिए था तो ये इसने गुड्स दिया और दूसरा ये ऊपर से कैरेट ले लिया। इसका मतलब क्या है कि कमोडिटी टू कमोडिटी मार्केट चलता था। मतलब पहले ऐसा नहीं था। आज के ज़माने में क्या है कि आप पैसा लेके जाओ, रुपया लेके जाओ, आप कोई भी गुड्स या कोई भी सर्विस आप खरीद सकते हो, लेकिन पहले वैसा नहीं था। पहले क्या होता था? गुड्स टू गुड्स एक्सचेंज होता था, उसको हम लोग क्या बोलते थे? बार्टर सिस्टम बोलते थे। अ फार्म वर्कर्स वुड गेट अ ग्रेन एज अ रिवार्ड फॉर हिज लेबर। पहले जो लेबर काम करते थे, लेबर को क्या मिलता है? पैसा मिलता है। लेकिन उस वक्त ग्रेन वगैरह मिलता था, जहाँ जिस खेत में वो खेती मतलब वो लेबर का काम करते थे, वहाँ पर उन लोगों को खेती का कोई सामान दे दिया जाता था। तो ये बात याद रखिएगा। तो बार्टर सिस्टम में क्या होता था? गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज किया था, गुड्स टू गुड्स एक्सचेंज होता था। इसको हम लोग बोलते थे कमोडिटी कमोडिटी मार्केट। ठीक है, लेकिन मनी आखिर होता क्या? मीनिंग क्या होता है? अ थिंग्स विच इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड मनी। मनी क्या होता है? कि एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में काम करता है। जैसे कि आपको मानिए शूज़ लेना है, तो शूज़ के बदले अगर शूज़ 3000 का है, अगर 3000 का जूता है, तो आप 3000 रुपये मार्केट में दोगे भाई दुकानदार को, वो आपको दे देगा। मतलब क्या, एक तरीके से ये मीडियम किस वजह से काम कर रहा है या किस तरीके से काम कर रहा है? एक्सचेंज के लिए काम कर रहा है। क्लियर? अगर इनिशियली देखा जाए तो कॉइन्स ऑफ गोल्ड सिल्वर्स वेर इंट्रोड्यूस एज अ मनी। जब राजा महाराजाओं के समय में अगर देखा जाए, किंग के समय में, तो वहाँ पर ज़्यादातर क्या होता था? गोल्ड कॉइन हो गया या सिल्वर कॉइन होता था, उसे जनरली एक्सचेंज किया जाता था हम लोग कोई भी कमोडिटीज़ को। क्लियर? जैसे एलॉय का मेटल हो गया, या फिर अलॉन्ग विथ अ पेपर मनी। कुछ पेपर मनी भी आया था, लेकिन उतना वो एडवांस नहीं आया था। लेकिन जब से पेपर मनी आया है, पेपर मनी में दो चीज़ आता है, एक आता है नोट प्लस कॉइन, और नोट प्लस कॉइन को हम लोग क्या बोलते हैं वो आगे मैं डिस्कस करूंगा। नोट प्लस कॉइन को हम लोग करेंसी बोलते हैं। ठीक है, दोनों को अगर बोला जाए कि हमारे देश का करेंसी क्या है, तो हमारे देश का करेंसी 1 रुपया का सिक्का भी है और 100 रुपया का नोट भी है, या फिर 1000 रुपया का नोट या 2000 रुपया का नोट भी है। ठीक है, नाउ इन द एज ऑफ प्लास्टिक मनी, प्लास्टिक मनी के एज में हम लोग हैं। प्लास्टिक मनी किसको बोलते हैं? जैसे एटीएम कार्ड है ना, तो वो एटीएम कार्ड किससे बना रहता है? प्लास्टिक से, तो उसको प्लास्टिक मनी। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ कैश कार्ड एंड ई मनी। ई मनी के रूप में आप देख रहे होंगे आज के ज़माने में क्या, पेटीएम हो गया, फ़ोन पे हो गया, तो वो सब सारा क्या हो गया? एक तरीके से ई मनी है, सबका वॉलेट अपना अपना है। अब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र जैसे एनईएफटी, आरटीजीएस, वो सब जो बैंकिंग फैसिलिटी देता है। तो आई होप सो मीनिंग एंड इवोल्यूशन ऑफ मनी, के किस तरीके से मनी का इवोल्यूशन हुआ वो आप लोगों का क्लियर होगा।
अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा फटाक से जल्दी देख लेते हैं। ओरिजिन ऑफ मनी इज रिलेटेड टू द नीड टू फैसिलिटेट एक्सचेंज। देखो पहले उतनी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होते थे, उतना वांट्स नहीं था, उतना डिज़ायर नहीं था, उतनी ख्वाहिशें नहीं थी, इस वजह से उतना उसका एक तरीके से नीड नहीं पड़ा। लेकिन जैसे जैसे लोगों का नीड जो है वो बढ़ता चला गया, मनी इज जनरली डिफाइंड एज अ थिंग दैट इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी कुछ नहीं है, वो एक मीडियम है जिसके थ्रू हम लोग गुड्स और सर्विस को एक्सचेंज करते हैं और हम लोग अपने आप को सेटिस्फाई करते हैं। क्या करते हैं? सेटिस्फाई करते हैं। तो मनी एक मीडियम है, मनी मतलब एक माध्यम है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं? सामान को एक्सचेंज करते हैं। तो मनी, अब डेफिनेशन ऑफ मनी प्रॉपर देखा जाए तो मनी इज़ व्हाट मनी डज। मनी क्या है? जो मनी करता है, सिंपल सी बात है। पैसा क्या है? पैसा जो काम करता है वही पैसा है कि नहीं? सिंपल सी बात है। मनी जो काम करता है उसी की वजह से वो मनी कहलाता है। इट इज़ डिफाइंड एज ए इंस्ट्रूमेंट, वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करता है। स्टोर ऑफ वैल्यू, मतलब आज अगर आप बैंक में जाके 100 रुपये रख रहे हो तो आप 5 साल के बाद भी देखोगे तो वो 100 रुपये ही रहेगा, या फिर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो उसको बढ़ता चला जाएगा। मेजर ऑफ वैल्यू, कि उसका एक वैल्यू, हर कमोडिटी का एक वैल्यू को मेजर करता है। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है डेफर्ड। तो डेफर्ड का मतलब होता है कि जो भी हम लोग आज फ्यूचर पेमेंट करते हैं उसके बारे में ये कहीं ना कहीं हम लोग एक तरीके से पेमेंट के रूप में मनी का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ से हम लोगों को ये समझ में आया कि मनी क्या करता है? एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करता है, एक स्टोर इन वैल्यू का काम करता है, मेजर इन वैल्यू का, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। डिफर्ड पेमेंट मतलब फ्यूचर पेमेंट में करने में मदद करता है, जैसे EMI जैसा। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। बेसिक फंक्शंस ऑफ मनी क्या है? मनी एक्ट कर रहा है मीडियम ऑफ एक्सचेंज का, जैसे कि मैंने बताया, बहुत प्रॉपर तरीके से समझना, कोई ज़्यादा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। क्लियर? मनी सर्व्स एज अ स्टोर ऑफ अ वैल्यू, वो वैल्यू को स्टोर करता है हमारे किसी भी चीज़ को। जैसे मान लो कि आपने बैंक में कोई सोना रखा है, ठीक है, तो उसका कोई वैल्यू है ना, तो वो किसके मीडियम से उसके वैल्यू को कैलकुलेट किया जा रहा है? मनी के फॉर्म पर। क्लियर? थर्ड क्या है? मनी इज़ अ मेजर ऑफ वैल्यू, कि वो हर एक चीज़ का एक वैल्यू क्रिएट करता है। मनी सर्व्स एज अ डेफर्ड पेमेंट, मतलब जो भी फ्यूचर पेमेंट आप करते हो, पहले के ज़माने में क्या होता था? फ्यूचर पेमेंट नहीं करवाता। मान लो कि एक बंदा अगर हेन लिया है किसी से, तो उसको ये नहीं पता होता था कि हम कितना अनाज उसको 1 साल में चुकाएंगे कि वो हेन का पूरा जो होगा वो बदला हो जाएगा। मतलब एक तरीके से कॉमन मीडियम नहीं था, इसी वजह से बहुत दिक्कत होता था पहले के ज़माने में। क्लियर? तो आई होप सो फंक्शन ऑफ मनी भी और डेफिनेशन ऑफ मनी भी क्लियर होगा। अब देखो कुछ चीज़ें थी ड्रॉबैक, इसी वजह से मनी को इंट्रोड्यूस किया गया। मतलब क्या ड्रॉबैक? मतलब बोला जाता है लिमिटेशंस, कि क्या क्या ड्रॉबैक्स था बार्टर सिस्टम का और उसका एंड देयर एलिमिनेशन, कि क्या क्यों उसे एलिमिनेट किया गया, बार्टर सिस्टम को क्यों ख़त्म किया गया और मनी को क्यों लाया गया। तो सबसे पहला, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या होता था? बार्टर इज पॉसिबल ओनली इफ द गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय 2 पर्सन आर नीडेड बाय ईच अदर। जैसे मान लो एक पर्सन है यहाँ A, एक पर्सन है यहाँ B। अब इसे क्या चाहिए? शूज़ चाहिए, इसे चाहिए इसे चाहिए मतलब मान लो कि काऊ चाहिए, ठीक है, काव चाहिए, और इसको शूज़, थोड़ा सा गोट चाहिए, ऐसे कर लेते हैं, गोट चाहिए, ठीक है, बकरी चाहिए, इसको गाय चाहिए। अब भाई अगर इन दोनों के पास, सामने वाले बंदे के पास अगर है जो इसको ज़रूरत है, मतलब इसके पास गोट होना चाहिए, इसके पास काव होना चाहिए, तभी ये एक्सचेंज कर पाएगा, मतलब दोनों अपनी अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पाएगा। तो वो तभी पॉसिबल था जब सामने वाले बंदे के पास वो चीज़ अवेलेबल है, दोनों गुड। तो ये क्या है कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, कि दोनों का, अगर मान लो कि दोनों को एक ही चीज़ की जरूरत पड़ गई तो दोनों किससे एक्सचेंज करेगा? तो बहुत दूर दूर भटकना पड़ता था, कोई भी कमोडिटी को एक्सचेंज करने के लिए अपनी ज़रूरतों के लिए भागना पड़ता था। क्लियर? तो इसीलिए वो एक प्रॉब्लम था, डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड, जो मनी आने के बाद वो ख़त्म हो गया। लैक ऑफ डिविजिबिलिटी, जैसे इफ़ अ कार इज़ टू बी एक्सचेंज फॉर अ स्कूटर, अगर मान लो कि आपको कार को एक्सचेंज करना है स्कूटर के साथ, देन द कार कैन नॉट बी डिवाइडेड, कार को डिवाइड नहीं कर सकते थे, है कि नहीं? सेम उसी तरीके से सिमिलरली एनिमल्स कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू अ स्मॉलर पार्ट। अगर मान लो कि आपको अब 2 बंदों को चाहिए एनिमल, तो वो थोड़ी ना कि बीच में बांट देगा भाई, तो डिविजिबिलिटी नहीं थी वहाँ पर। लेकिन आज के मामले में पता है कि भाई कार, मान लो कि आप 2 लाख रुपए का कार है, ठीक है, आप 2 लाख रुपए का कार है, तो आपने बोला कि 2 लाख रुपए कार है भाई, लेकिन आपने बोला कि एक एक जो स्कूटर है वो आपको 50,000 का आ रहा है, तो मतलब ऐसा ऐसा 2 स्कूटर आ जाएगा। आपने सही बोला कि भाई 2 स्कूटर दोगे तो एक कार मैं दूंगा, है कि नहीं? तो क्लियर, ये एक डिविजिबिलिटी को डिनोट करता है। आई होप सो ये क्लियर होगा। डिफिकल्टी इन स्टोरिंग द वेल्थ, कोई भी पूंजी को आप स्टोर करके नहीं रख सकते थे। अब मान लो कि आप
आपके पास चावल हुआ, दाल हुआ, वीट हुआ, राइस हुआ, तो वो सब ज़्यादा दिन तक स्टोर नहीं कर पाते थे क्योंकि वो फैसिलिटी भी नहीं था। लेकिन जब से मनी आया तो आप मनी को स्टोर कर सकते हैं बैंक वगैरह में, और या कोई भी सामान को परचेस करके आप उसको स्टोर कर सकते हैं। एब्सेंस ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, एक कोई कॉमन मेजर ऑफ द वैल्यू नहीं था जिसके थ्रू हम लोग कोई भी चीज़ को मेजरमेंट करते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं कि भाई 1 केजी आटा का दाम है मान लो कि 50 रुपये, ठीक है, तो 50 रुपये आटे का दाम है, तो ये कॉमन वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है ना, जो चीज़ वहाँ पर प्रोवाइड नहीं होता था बार्टर सिस्टम में। तो इन बार्टर सिस्टम और लैक ऑफ डेफर्ड पेमेंट, जैसे मैंने बोला, वहाँ फ्यूचर पेमेंट में करने में बहुत दिक्कत होता था। तो आई होप सो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। तो इन बार्टर इकोनॉमी द फ्यूचर पेमेंट वुड बी स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक गुड्स। फ्यूचर पेमेंट हम लोग स्पेसिफिक गुड्स या सर्विस से देते थे। जैसे मान लो कि मुझे ग्रेन्स चाहिए, कि मैं लेबर हूँ और मुझे ग्रेन्स चाहिए, तो मैं बोलता था भाई ठीक है, अगले 10 दिन मैं आपके खेतों में काम कर दूंगा, 10 डेज, और आप मुझे 2 केजी या 5 केजी अनाज दे देना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि कॉमन मेजर नहीं था। उसको वो चाहता तो 12 दिन भी कर सकता था, 15 दिन भी कर सकता है कि नहीं, तो वो कॉमन मेजर नहीं था। तो ये लीड्स टू अ प्रॉब्लम, देयर कुड बी अ डिसएग्रीमेंट, इसमें डिसएग्रीमेंट हो सकता था, क्वालिटी ऑफ गुड्स खराब मिल सकता था, और स्पेसिफिक कमोडिटी को लेकर के हमको नहीं चाहिए, ये वाला गुड्स नहीं चाहिए, अब वो वही चीज़ ला के दोगे, तो मतलब ये सब सारी चीज़ों में बहुत दिक्कत था। तो बहुत सारी दिक्कतें थी जिनको कहीं ना कहीं ख़त्म किया गया बार्टर सिस्टम को ख़त्म करके और मनी को इंट्रोड्यूस करके। तो आई होप सो ये बातें क्लियर होंगे। ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम। अब आता है कि फॉर्म्स ऑफ मनी क्या है। अब तो मनी तो इंट्रोड्यूस हो गया भाई, लेकिन इसके क्या क्या फॉर्म्स थे। तो देखो 2 तरीके का मनी का फॉर्म होता है, या फिर बोला जाए 4 तरीके के। एक होता है फिएट मनी एंड फिड्यूशियरी मनी। 2 तरीके का मनी, एक फिएट मनी, एक फिड्यूशियरी मनी। अभी फिएट मनी पढ़ेंगे, फिड्यूशियरी मनी दोनों पढ़ेंगे, और एक होता है फुल बॉडीड मनी और एक क्रेडिट मनी। तो इन चारों कॉन्सेप्ट्स को एक एक कर अभी समझने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बस ये थोड़ा सा कहानी के जैसा सुनते जाइए और थोड़ा सा इंजॉयमेंट लेके सुनते जाइए, ताकि आप लोगों का एक बोला जाए कि वो मोटिवेशन बना रहे। तो फिएट मनी क्या होता है। तो फिएट मनी रेफर्स टू दैट मनी विच इज इशूड बाय द ऑर्डर एंड अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, कि वैसा पैसा जो कि गवर्नमेंट के अथॉरिटी के बाद इशू किया गया है, इंक्लूडिंग ऑल नोट्स एंड कॉइन्स, जिसको हम लोग करेंसी के नाम से भी जानते हैं, विच पीपल इन कंट्री आर लीगली बाउंड टू एक्सेप्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मतलब सिंपल सी बात समझ में आई कि फिएट मनी वैसा मनी होता है जो गवर्नमेंट क्या करती है, इशू करती है। मतलब सरकार जैसे मान लो कि 500 रुपया का नोट इशू किया है कि नहीं, अभी 2000 का नोट बंद कर रही है, तो वो लीगल मतलब बोला जाए लीगल टेंडर नहीं है, या वो फिएट मनी नहीं है। लेकिन 500 रुपया क्या है, या फिर 100 रुपया क्या है, या फिर जो हमारा 20 रुपया है या 50 रुपया है, वो सब क्या है, या फिर 1 रुपया का सिक्का है, या 2 रुपया का सिक्का है, 2 रुपीज़ का सिक्का है, ठीक है। तो वो सब सारा क्या है, एक तरीके का फिएट मनी है। मतलब जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विस को ऑथराइज करके आप लीगली आप एक्सेप्ट उसको, मतलब उससे एक्सचेंज कर सकते हैं गुड्स एंड सर्विस। मतलब अगर कोई फिएट मनी को लेने से मना करता है तो आप केस भी कर सकते हो। केस करने का मतलब कि आप उसको कंप्लेन भी फाइल कर सकते हो पुलिस थाने में। क्यों? क्योंकि वो गवर्नमेंट के द्वारा अथॉरिटी है कि आपको लेना ही लेना है। मतलब अगर आप 500 रुपया का कोई सामान लेने जा रहे हो और 500 रुपया आप नोट दे रहे हो, ये वाला नोट दे रहे हो, और अगर वो नोट बोल रहा है कि नहीं मुझे नोट नहीं चाहिए, मुझे आप सोना दो, तो वो क्या है, वो गलत है, वो फिर मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है, उसके खिलाफ आप कंप्लेन कर सकते हो। समझ गए? तो फिएट मनी में जो भी लीगल पैसा, नोट और कॉइन जो सरकार निकालती है। फिड्यूशियरी मनी वहीं पर है। जो फिड्यूशियरी मनी है वो मनी विच एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड पे। देखो 2 होता है, एक होता है पेयर और एक होता है पे। मतलब मान लो कि बैंक है और एक है कस्टमर है। अब फिड्यूशियरी मनी जरूरी नहीं कि वो एक्सेप्ट करे। जैसे आपने बैंक में गए या फिर बैंक से आपने चेक लिया, कस्टमर ने चेक लिया और वो जाके कोई मान लो स्कूल में दे दिया, स्कूल में बोला कि भाई ये 20,000 का चेक ले लीजिए सर। अब वो सर जो हैं, ये प्रिंसिपल सर हैं आपके स्कूल के, वो मना भी कर सकते हैं 20,000 रुपये का चेक लेने से, क्योंकि वो फिएट मनी नहीं है, वो फिड्यूशियरी मनी है। मतलब एक बोला गया कि वो एक मीडियम है, मतलब एक सुविधा के लिए या दोनों पार्टी के बीच में ट्रस्ट के लिए, कि दोनों बीच में ट्रस्ट है भाई, बैंक के बीच में, कस्टमर के बीच में और स्कूल के बीच में ट्रस्ट है कि हाँ भाई ये चेक दे रहा है, वो सही पैसा है, उसको हम एक्सचेंज कर सकते हैं, तो कर सकता है। लेकिन इसे मना भी कर सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गलत है, मैं ये बोल रहा हूँ कि इसको मना कर सकता है। अगर स्कूल वाले ने बोला कि मुझे चेक नहीं चाहिए, मुझे आप कैश में दो, तो आपको कैश में ही पेमेंट करना होगा, ठीक है। तो इसमें कोई वो गलत नहीं कर, आप केस नहीं कर सकते उसके खिलाफ, ठीक है। लेकिन अगर फिएट मनी लेने से मना कर रहा है तब आप केस कर सकते हो। क्लियर?
तो चेक क्या है, एक फिड्यूशियरी मनी है दैट बी एक्सेप्टेड एज ए मीन्स ऑफ पेमेंट, मतलब वो एक मीन्स बनाया गया है या मीडियम बनाया गया है कि जिसको फैसिलिटी प्रोवाइड किया है बैंक, फैसिलिटी प्रोवाइड किया है बैंक, जिसके थ्रू कस्टमर क्या कर सकता है, लार्ज अमाउंट को आराम से ट्रांसफ़र कर सकता है एक जगह से दूसरे जगह, है कि नहीं। तो ये बात समझ में आ जाना चाहिए, फिएट मनी और फिड्यूशियरी मनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आते हैं कि फुल बॉडीड मनी क्या होता है, क्रेडिट मनी क्या होता है। अब फुल बॉडीड मनी और क्रेडिट मनी के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है। अब देखो, फुल बॉडीड मनी रेफर्स टू द मनी इन टर्म्स ऑफ अ कॉइन विच कमोडिटीज वैल्यू इज इक्वल टू द मनी वैल्यू। अगर जो चीज़ है कमोडिटी, जितना कमोडिटी का वैल्यू है, ठीक है, मान लो कि ये कोई कमोडिटी है, जितना कमोडिटी का वैल्यू है उतना ही इन द टर्म्स ऑफ कॉइन्स, मतलब refers to the money in terms of coins which whose commodity value is equal to the money value। इसका commodity value किसके बराबर है, money value। जैसे मान लो कि a rupee coin during a British period was made with a silver। जो रुपया का कॉइन था वो ब्रिटिश के ज़माने में किससे बनाया जाता था, सिल्वर से बनाया जाता था। तो यहाँ पर क्या हो गया, कमोडिटी वैल्यू ऑफ द कॉइन वॉज इक्वल टू इट्स मनी वैल्यू एंड एट द टाइम ऑफ इट्स इशूइंग। जब उसको इशू किया जाता था तो उस वक्त सिल्वर का 1 रुपया का दाम, मतलब 1 रुपया का जो सिल्वर रहता था उससे उतना ही सिल्वर का एक कॉइन होता था। मतलब जो पहले के ब्रिटिश के ज़माने में सिल्वर का अगर 1 रुपया का सिल्वर का कॉइन होता था ना, तो उसका वैल्यू 1 रुपया के बराबर ही होता था। तो मतलब ये दोनों बराबर है, मतलब जितना कमोडिटी का वैल्यू है, मतलब जितना 1 रुपया सिक्के का वैल्यू है उतना उसका मनी वैल्यू भी, मतलब मार्केट में भी उसको बेचोगे, अगर ऐसे सिल्वर भी बेच दोगे तो 1 ही रुपया मिलेगा। तो मतलब क्या हो गया, मार्केट वैल्यू ऑफ द सिल्वर कंटेंट विद द कॉइन्स वाज इक्वल टू ₹1 कि जो भी मार्केट वैल्यू था और जो कमोडिटी वैल्यू था, मतलब मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू कमोडिटी वैल्यू, तो वो क्या हो गया, फुल बॉडीड मनी कहलाता था। ठीक है, अब आते हैं क्रेडिट मनी क्या होता था। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा फुल बॉडीड मनी, और अगर नहीं आया तो थोड़ा सा दोबारा सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, क्रेडिट मनी क्या होता है, तो क्रेडिट मनी रेफर्स टू दैट मनी ऑफ विच द मनी वैल्यू इज मोर देन द कमोडिटी वैल्यू। जहाँ पर क्या है कि मनी वैल्यू ज़्यादा है कमोडिटी वैल्यू से, है कि नहीं, सिंपल सी बात। मतलब क्या, व्हाट इज मार्केट वैल्यू ऑफ मेटल दैट द रुपी कॉइन इज मेड इन इंडिया, ऑब्वियसली मच लोअर देन द मनी वैल्यू ऑफ द रुपी कॉइन। मान लो कि 20 रुपया का कॉइन है, अब ये थोड़ा ना है कि 20 रुपया का जो कॉइन बन रहा है उसका जो वैल्यू होगा मार्केट में, अगर उसको मेटल के रूप में बेचोगे, अगर मेटल के रूप में अगर बेचोगे उसको, तो आपको 20 रुपया ही मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि मनी वैल्यू ज़्यादा है, मतलब उस सिक्के का वैल्यू ज़्यादा है, लेकिन जब उसको मेटल अगर कमोडिटी के बेसिस पे बेचोगे तो मार्केट में उतनी वैल्यू नहीं है। तो ऑब्वियसली पीपल वुड मेल्ट द कॉइन एंड सोल्ड द मेटल इन द मार्केट एट अ प्राइस हायर देन ₹1। देखो अदरवाइज उसके बाद क्या होता है, अगर सोचो 20 रुपये से ज़्यादा दाम रहता तो ये मेटल को क्या करता है, हम ही बेच देते, भाई मेरे पास 20 रुपये सिक्का है, मैं बेच दूँ, 50 रुपये मिल गया, तो उसको क्या है, तो 20 रुपये का फिर वो महत्व नहीं हो जाता है। ठीक है, तो आई होप सो दोनों क्रेडिट मनी और आपको फुल बॉडीड मनी बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा कि क्रेडिट मनी किसे बोलते थे और फुल बॉडीड मनी किसे बोलते हैं। ठीक है, अब चलिए चलते हैं थोड़ा सा सप्लाई ऑफ मनी की तरफ बहुत अच्छे तरीके से। तो सप्लाई ऑफ मनी क्या है भाई, अब इसको एक एक कर समझते हैं कि क्या क्या कॉन्सेप्ट है भाई सप्लाई ऑफ मनी से रिलेटेड। तो देखो हमारे देश में सप्लाई ऑफ मनी 2 लोग करता है, अभी डिटेल में हम लोग बैंकिंग वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, इसके बाद वाले में एक गवर्नमेंट करता है और एक बैंक करता है। ठीक है, तो सप्लाई ऑफ मनी इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। सप्लाई ऑफ मनी क्या एक तरीके का स्टॉक कॉन्सेप्ट है, मतलब स्टॉक मतलब जो पैसा जमा पूंजी। इट रेफर्स टू द टोटल स्टॉक ऑफ मनी ऑफ ऑल टाइप्स की, जितने तरीके का मनी है हमारे पास, जितना स्टॉक रहता है, मतलब जितना स्टॉक मनी है हम लोग उतना ज़्यादा सप्लाई कर सकते हैं। मान लो हमारे पास 200 आईफोन है मेरे दुकान पर, मतलब हम कितने आईफोन का सप्लाई कर सकते हैं, 200 आईफोन का, मतलब जितना हमारे पास आईफोन स्टॉक है। तो हेल्ड बाई ए पीपल्स ऑफ द कंट्री एट अ पॉइंट ऑफ, जितना भी लोगों के पास पैसा एक पॉइंट ऑफ टाइम में रहता है। मान लो कि मैंने बोला कि भाई आज का दिन, अगर मान लो मैंने बोला कि 13 सितंबर को लोगों के पास 2000 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, मतलब लोग सारे लोगों के पास, तो मतलब क्या सप्लाई ऑफ मनी कितना है, 2000 करोड़। तो यहाँ पर 2 बातें याद रखना कि इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट सप्लाई ऑफ मनी डज नॉट इंक्लूड, कि सप्लाई ऑफ मनी स्टॉक ऑफ मनी जो गवर्नमेंट के पास है वो इंक्लूड नहीं करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और स्टॉक मनी हेल्ड बाय द बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री, और जो स्टॉक है वो जो बैंकिंग सिस्टम के पास है उसमें मनी सप्लाई में काउंट नहीं होता है। क्लियर, ये बात याद रखना है।
तो भाई मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई होता क्या है, देखो मेजरमेंट ऑफ सप्लाई हम लोग 4 तरीके से सप्लाई किया जाता है मनी का, जो कि कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई करता है मनी सप्लाई को। मान लो मार्केट में 2 तरह के सप्लाई होता है जो बैंकिंग चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। या तो मार्केट में इन्फ्लेशन है तब पैसों की ज़रूरत है या निकालने की ज़रूरत है, या फिर जब मार्केट में डिफ्लेशन है। ठीक है, देखो एक इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन कब होता है, जब मार्केट में पैसा ज़्यादा हो जाता है तो वो इन्फ्लेशन कहलाता है। ठीक है, तब पैसा निकालना होता है आरबीआई को ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सके। और अगर मार्केट में इकोनॉमी में या फिर बोला जाए कि पैसा बहुत कम है, क्या है, पैसा बहुत कम है, तो वहाँ पैसा डालने की बात आती है, मतलब आरबीआई पैसा किस तरीके से बैंकिंग सिस्टम के थ्रू लोगों तक पहुँचाए, तो वो मेन रोल प्ले रहता है। ठीक है, बैंकिंग सिस्टम के तहत। तो देखो 4 मेजर्स होता है। एम मतलब मेजर्स ऑफ सप्लाई 1, मेजर्स ऑफ सप्लाई 2, मेजर्स ऑफ सप्लाई 3, मेजर्स ऑफ सप्लाई 4। 4 तरीके का मेजर होता है जिसके थ्रू मनी के सप्लाई को किया जाता है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है M1, तो आप लोग M1 को पढ़िए बहुत ध्यान से। M2, M3, M4 हम लोग बाद वाले में आराम से पढ़ सकते हैं। क्लियर, ठीक है। तो M1 क्या होता है उसके बारे में डिटेल में समझते हैं। अब M1 क्या होता है, मनी सप्लाई। तो अकॉर्डिंग टू द M1 मेजरमेंट, अगर मनी सप्लाई 1 के मेजरमेंट में देखा जाए तो ये क्या क्या चीज़, मतलब अगर मनी सप्लाई 1 किया जा रहा है आरबीआई के द्वारा, उसमें क्या क्या चीज़ इंक्लूडेड है। तो पहला C प्लस DD प्लस OD। C मतलब कि जितना भी कॉइन एज वेल एज द पेपर नोट, मतलब जितना भी करेंसी, करेंसी का मतलब मैंने बताया था नोट प्लस कॉइन, मतलब जितना भी नोट प्लस कॉइन है लोगों के पास, हेल्ड बाय अ पब्लिक, जितना लोगों के पास टोटल पैसा है, उस टोटल पैसे को हम लोग C के साथ, तो हमारा मनी सप्लाई क्या हो गया, एक तरीके से जितना भी लोगों के पास पैसा है, चाहे वो कॉइन और नोट के रूप में हो, वो सब सारा पैसा करेंसी के अंदर आ गया। DD मतलब डिमांड डिपॉजिट। इट रेफर्स टू द डिमांड डिपॉजिट ऑफ मनी विद द कॉमर्शियल बैंक, कि जितना भी कॉमर्शियल बैंक के पास लोगों ने रखा है पैसा सेविंग के रूप में, ताकि वो कभी भी डिमांड करके निकाल सके, तो वो हो गया। ठीक है, चेकेबल डिपॉजिट या विड्रॉ फ्रॉम द ट्रांसफ़र, के आराम से हम लोग डिमांड करके ट्रांसफ़र करा सकते हैं। तो जितना भी डिमांड डिपॉजिट है, जितना भी DD मनी है, वो सब सारे पैसे को ऐड कर देंगे। और लास्टली क्या, अदर डिपॉजिट। अब अदर डिपॉजिट में 3 तरीके का डिपॉजिट होता है, मतलब डिपॉजिट विद द आरबीआई ऑफ अ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब क्या कि डिपॉजिट जो भी है, जितना भी डिमांड डिपॉजिट है आरबीआई के पास, नाबार्ड क्या होता है, एक तरीके का एग्रीकल्चरल बैंक है, जो एग्रीकल्चर करने के लिए रूरल एरियाज़ में आरआरबी को, रीजनल रूरल बैंक्स को, वो क्या प्रोवाइड करता है, रीजनल रूरल बैंक्स बहुत हर एक रूरल एरियाज़ में है, तो वहाँ पर उन लोगों को एक पैसे लोन वगैरह देता है ताकि वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकें एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो जितना भी पैसा नाबार्ड का जमा रहता है आरबीआई के पास, ठीक है। डिमांड डिपॉजिट विद आरबीआई ऑफ अ फॉरेन सेंट्रल बैंक, जो भी फॉरेन सेंट्रल बैंक है, विदेश का जो पैसा रहता है या फॉरेन गवर्नमेंट का जो पैसा आरबीआई के पास रहता है वो पैसा। और डिमांड डिपॉजिट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक IMF, वर्ल्ड बैंक, और वर्ल्ड बैंक से लाया हुआ पैसा जितना आरबीआई के पास रहता है, उन सब सारे पैसे को अगर मिला दें तो मेरा अदर डिपॉजिट आ जाता है। और वो तीनों पैसे को, करेंसी, डिमांड डिपॉजिट एंड अदर डिपॉजिट किया जाए तो वो मनी सप्लाई। तो इससे पता चलता है कि मार्केट में पैसे की कमी है या ज़्यादा है। ठीक है, तो ये बात समझ में आनी चाहिए। तो ओवरड्राफ्ट में क्या इंक्लूड नहीं होता है कि डिपॉजिट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री विद आरबीआई, जो सरकार का पैसा आरबीआई के पास रहता है वो काउंट नहीं होता है अदर डिपॉजिट में। और जो डिपॉजिट ऑफ द कंट्रीज बैंकिंग सिस्टम, और जितने भी बैंक के पास, जितने भी बैंक जो पैसा रखते हैं, बैंकिंग सिस्टम में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, जितना भी बैंक आरबीआई के पास पैसा रखता है वो सब सारा पैसा काउंट नहीं किया जाता अदर डिपॉजिट में। तो ये सब सारा क्या होता है, M1 सप्लाई होता है। अगर मनी सप्लाई करना होता है आरबीआई को तो पहले M1 देखती है, फिर उसके हिसाब से रिएक्ट करती है कि हमको रेट घटाना है या बढ़ाना है। अभी रेट वाला जो फंक्शन है वो मैं आपको आने वाले समय चैप्टर में बताऊंगा। ठीक है, अब सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था कि हु सप्लाइज मनी, कि मनी का सप्लाई कौन करता है। ठीक है, मनी का सप्लाई कौन करता है। तो सप्लाई ऑफ मनी इंक्लूड्स अ सेंट्रल बैंक, हमारे देश का सेंट्रल बैंक जो कि आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो मनी को सप्लाई करता है कंट्री में। कॉमर्शियल बैंक करता है, मतलब कॉमर्शियल बैंक लोन वगैरह देके, ठीक है, आसानी से वो लोगों तक, कस्टमर तक पहुंच सकता है, मनी को आराम से सप्लाई कर सकता है। और तीसरा क्या होगा, गवर्नमेंट, कि सरकार क्या करती है, थ्रू मतलब बैंक ट्रांसफ़र करती है या प्रोग्राम्स के थ्रू वो सब पैसे को ट्रांसफ़र करती है, कहाँ तक,
लोगों के पास तक, ठीक है। तो इन इंडिया द आरबीआई प्रिंसिपल सप्लायर, आरबीआई को प्रिंसिपल सप्लायर ऑफ मनी बोला गया क्योंकि आरबीआई इशू करती है करेंसी, जितना भी नोट और कॉइन रहता है वो सब सारा कौन इशू करता है, आरबीआई इशू करती है, ठीक है। तो आज सिर्फ 1 रुपये का जो नोट होता है और जो सिक्का होता है, वो नोट और जो सिक्का कॉइन, नोट जो होगा सारा वो आरबीआई इशू करेगी, लेकिन जो कॉइन होगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है वो, मतलब 1 रुपया का नोट और जितना भी सिक्का है वो दोनों कौन करती है, गवर्नमेंट करती है, क्लियर। तो अंडर दिस सिस्टम अगर देखा जाए सप्लाई ऑफ मनी के अंदर, तो रिजर्व बैंक जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मेंटेन रिजर्व ऑफ 200 करोड़ इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, कि आरबीआई को क्या करना पड़ता है, 200 करोड़ क्या करना पड़ता है, गोल्ड के रूप में रिजर्व रखना पड़ता है हमेशा। एंड गोल्ड एंड फॉरेन सिक्योरिटीज या गोल्ड के रूप में, या तो उसके पास सोना होना चाहिए या जो फॉरेन सिक्योरिटीज़ रहता है, जो फॉरेन सिक्योरिटीज़ मतलब जो बॉन्ड वगैरह रहता है वो सब रखना पड़ेगा। और ऑफ दिस द वैल्यू ऑफ गोल्ड इज मैक्सिमम या फिर मस्ट बी 115 करोड़। अगर 200 करोड़ में वो फॉरेन सिक्योरिटीज़ रख भी रहा है या कुछ अलग चीज़ रख रहा है, उसमें से 115 करोड़ तो डेफिनेटली क्या होना चाहिए, गोल्ड होना चाहिए, क्योंकि गोल्ड एक ऐसा एसेट है कि जिसे कभी भी हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं, उसकी वैल्यू में कभी कमी नहीं आएगी। एक तरफ क्या होगा कि हमारे मतलब मान लो कि रुपीज़ का वैल्यू डॉलर के प्रति कम हो सकता है, लेकिन कभी भी गोल्ड वगैरह का वैल्यू जल्दी डाउन नहीं होता है या फिर उतना फ्रिक्वेंटली डाउन नहीं होता, क्योंकि वो सब लिमिटेड है, क्लियर। तो आई होप सो हु सप्लाइज अ मनी भी क्लियर होगा और बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा। तो आई होप सो मैंने 26 मिनट में बहुत पूरा चैप्टर कंप्लीट किया है, मनी का चैप्टर। अब बैंकिंग का चैप्टर पढ़ेंगे बहुत जल्दी, और बैंकिंग में मैं बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को बताऊंगा, 2 पार्ट में आएगा वो वीडियो, और बहुत अच्छे तरीके से उसमें सारे रेट कैसे आरबीआई डिसाइड करता है, वो सब सारा इन्फ्लेशन डिप्लेशन कैसे डिक्रीज इंक्रीज होता है, वो सब सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बहुत अच्छा लगा अगर आप लोगों ने अभी तक देखा होगा तो, और आई होप सो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो इसी तरीके से सपोर्ट बनाते रहिए। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है तो एक बार सब्सक्राइब कर दिए। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।